नमस्कार दोस्तों, आज हम गणपत सिंह जी की टेस्ट सीरीज़ है हिस्ट्री पॉइंट की उसका पहला टेस्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। चलो करते हैं शुरुआत। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वेद में सभा को नरिष्ठा कहा गया है? अर्थवेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थवेद में सभा को नरिष्ठा कहा गया है और ऋग्वेद में इसका 8 बार उल्लेख मिलता है। तो सभा का 8 बार उल्लेख तो ऋग्वेद में मिलता है, लेकिन सभा को निष्ठा अर्थवेद में कहा गया है। सभा में संभ्रांत लोग शामिल होते थे और सभा का प्रमुख कार्य राजा को सलाह देना था। सभा का प्रमुख कार्य क्या था? राजा को सलाह देना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभाकर वर्धन के अंतिम समय में हुण आक्रमण हुआ था, जिसके दमन हेतु राज्यवर्धन और हर्षवर्धन को भेजा था। किस दूत के द्वारा प्रभाकर वर्धन की रुग्णता की सूचना पाकर हर्षवर्धन वापस थानेश्वर आ गया था? तो वह दूत था कुरंगक। राज्यवेद रसायन सुषेण के प्रयासों के बावजूद प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो गई और यशोमती सरस्वती नदी के किनारे सती हो गई। तो प्रभाकर वर्धन की मृत्यु की खबर कुरंगक के द्वारा, राज्यवर्धन की हत्या की खबर कुंतल के द्वारा। किसके द्वारा? कुंतल के द्वारा। ग्रहवर्मा की हत्या की खबर संवादक के द्वारा। तो प्रभाकर वर्धन की मृत्यु की खबर कुरंगक, राज्यवर्धन की हत्या की खबर कुंतल और ग्रहवर्मा की हत्या की खबर संवादक के द्वारा। भंडी ने बताया कि राज्यश्री विंध्याचल की ओर गई है। किसने बताया था? भंडी ने, कि राज्यश्री कहाँ चली गई है? विंध्याचल की ओर। दिवाकर मित्र के सहयोग से राज्यश्री को बचाया गया। किसके मित्र सहयोग से बचाया गया था? दिवाकर मित्र के सहयोग से। सिंहनाथ के कहने पर थानेश्वर गद्दी पर बैठा। सिंहनाथ के कहने पर थानेश्वर की गद्दी पर कौन बैठा था? हर्षवर्धन का समकालीन कश्मीर का शासक कौन था? वो था दुर्लभवर्धन। कौन था? दुर्लभवर्धन। हर्षवर्धन का समकालिक कश्मीर का शासक दुर्लभवर्धन था। कौन था? दुर्लभवर्धन। बौद्ध धर्म का अनुयायी था। राजतरंगिणी के अनुसार कश्मीर पर हर्षवर्धन का शासन रहा था। दुर्लभवर्धन के पास महात्मा बुद्ध का दांत था, जिसे हर्षवर्धन ले गया। इससे दोनों राज्यों के मध्य मित्रता स्थापित हो गई। दोनों राज्यों के मध्य मित्रता स्थापित हो गई। हर्षवर्धन ने कन्नौज में दांत पर स्तूप बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के प्रशासन निम्नलिखित में कौन सा असुमिलित है? कौन सा वाला असुमिलित है? प्रधान सचिव भंडी, बिल्कुल सही है। विदेश सचिव अवंती, सही है। अश्वारोही मंत्री कुंतल, सही है। और गज सेनापति सिंहनाथ, गलत है। हर्षवर्धन का गज सेना का प्रमुख था स्कंदगुप्त। कौन था? स्कंदगुप्त। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा असुमेलित है? कौन सा असुमेलित है? विनयासुर, राजा से मिलने वाले आगंतुकों को सामान्य शिष्टाचार बताने वाला अधिकारी, सही है। नीलपट, राज्य की घटनाओं का ब्यौरा, सही है। रईस, निजी सचिव, ये भी सही है। कटुक, दुष्कर कार्यों को करने वाला अधिकारी, नहीं, कटुक होता था दंडाधिकारी। कटुक क्या होता था? तो दंडाधिकारी। इसके बाद 7वां क्वेश्चन है, विश्व का पहला शैल चित्र 1867-68 में कैमूर की पहाड़ियों में स्थित सोहागी घाट से किसने खोजा था? तो खोजने वाले थे कार्लाइल तथा काकबर्न। कौन थे? कार्लाइल तथा काकबर्न। विश्व का पहला शैल चित्र 1867-68 में कैमूर की पहाड़ियों में स्थित सोहागी घाट से कार्लाइल तथा काकबर्ग ने खोजा था। वी.एस. वाकणकर ने 1957 में भेटका में शैल चित्रों का सर्वप्रथम अध्ययन किया था। डी.एन. वाडिया ने 1928 में निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित सोहन संस्कृति का अध्ययन किया तथा यहाँ से 5 वेदिकाएं मिली हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, ले मैसूरियर ने 1842 में सर्वप्रथम कर्नाटक की लिंगसुगर से नवपाषाण काल के उपकरण की खोज की। तो कौन से काल की? नवपाषाण काल की। इसके बाद 8वां क्वेश्चन है, अरुण सोनकिया ने 1982 में नर्मदा घाटी के हथनोरा गांव से होमो इरेक्टस के अवशेष प्राप्त किए। बिल्कुल सही है। अरुण सोनकिया ने 1982 में नर्मदा घाटी के हथनोरा गांव से होमो इरेक्टस के अवशेष प्राप्त किए।
दूसरा है डिडवाना, जायल, सिंगी तालाब, अमरपुरा का संबंध निम्न पुरापाषाण काल से है। बिल्कुल सही। इसके बाद है ईसामपुर कर्नाटक के गुलबर्गा जिले में स्थित हुसंगी नदी के किनारे जो उस समय औजार निर्माण का केंद्र था। यह भी बिल्कुल सही है। निम्न पुरापाषाण काल को फलक संस्कृति कहा जाता है। ये गलत है दोस्तों। तो इसमें सही सही क्या आपने देखा कि अरुणसुन कन्या 1982 में नर्मदा घाटी के हथनोरा गांव से होमो इरेक्टस के अवशेष प्राप्त किए। डिडवाना, जायल, सिंगी तालाब, अमरपुरा का संबंध निम्न पुरापाषाण काल से है। इसामपुर कर्नाटक के गुलबर्गा जिले में हुसंगी नदी के किनारे जो उस समय औजार निर्माण का केंद्र था। बिल्कुल औजार निर्माण का केंद्र था। और मध्य पुरापाषाण काल के उपकरण फलक संस्कृति प्रधानता होने के कारण HD सांकले ने इस काल को फलक संस्कृति नाम दिया है। तो HD सांकले के द्वारा कौन सा नाम दिया गया है मध्य पाषाण काल को? मध्य पुरापाषाण काल को। मध्य पुरापाषाण काल को खुर्चन वेदन संस्कृति भी कहा जाता है और मस्तूनियन संस्कृति भी कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरते बौद्ध संस्कृति के आयोजन के पश्चात अशोक ने भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भिक्षु को भेजे। निम्नलिखित में से कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? तो धर्म रक्षित भेजा था अपरांतक को, सही है। रक्षित को वनवासी भेजा था, बिल्कुल सही। महादेव और महाराष्ट्र, ये गलत हैं। और सोन तथा उत्तरा को सोनभूमि भेजा था, ये सही है। तो अशोक ने सोन व उत्तरा को सोनभूमि, महेंद्र तथा संघमित्रा को श्रीलंका, और मंझांतिक को कश्मीर कांधार, मंजिम को हिमालय, रक्षित को वनवासी व धर्म रक्षित को अपरांतक, महारक्षित को यवन राज्य व महाधर्म रक्षित को महाराष्ट्र, और महादेव को मैसूर भेजा था। कहाँ पे भेजा था महादेव को? मैसूर, यानी महिष्म मंडल बौद्ध धर्म प्रचार हेतु भेजा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना आपको। अशोक के मांस के अभिलेख के खोजकर्ता कौन थे? अशोक के मांस के अभिलेख के खोजकर्ता कौन थे? वो थे बिडल महोदय। कौन थे? बिडल महोदय। बिडल महोदय ने 1915 में सर्वप्रथम मांस के लघु शिलालेख की खोज की थी। इस अभिलेख में उत्कीर्ण अशोक का नाम पढ़ा गया। तो ध्यान रखना दोस्तों, अशोक के अभिलेख की खोज करने वाले थे टीफेंथलर 1750, और अशोक के अभिलेखों को पढ़ने वाले कौन थे? जेम्स प्रिंसेप। कौन थे? जेम्स प्रिंसेप, 1837, दिल्ली टोपरा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो DR भंडारकर ने तो अशोक के अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के दंभ के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा असत्य है? अपन को गलत बताना है। फिलिप ने इसे राजधर्म कहा, बिल्कुल कहा। डॉक्टर DR भंडारकर ने उपासक बौद्ध धर्म कहा, बिल्कुल कहा। रोमिला थापा ने अशोक का स्वयं का आविष्कार कहा, बिल्कुल सही है। और सेनाट ने ब्राह्मण धर्म की संज्ञा दी, नहीं दोस्तों, ये फादर हेरोस के द्वारा दी गई थी संज्ञा। तो इसका सत्य कौन सा हो जाएगा? 4 नंबर का। इसके बाद नेक्स्ट है, अशोक के किस स्तंभ लेख पर गज मूर्ति स्थित है? तो वो सही जवाब होगा इसका संकिसा। संकिसा में किसकी मूर्ति है? गज। और भी देख लेते हैं दोस्तों, सारनाथ तथा सांची स्तूप पर 4 सिंह हैं। लोरिया, नंदनगढ़, बसाड़ और वैशाली, इसमें 1 सिंह है। रामपुरवा में सिंह है। और लेक विहीन है वर्षभ। संकिसा में हाथी है। संकिसा में क्या है? हाथी। तो उसका उत्तर भी यही था, संकिसा। और लोरिया अर्राज में गरुड़। इसके बाद नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य का पतन निर्बल तथा अयोग्य उत्तराधिकारियों के कारण हुआ। मौर्य साम्राज्य के पतन के क्रम में निम्नलिखित में से यह कारण कौन बताते हैं? वो बताते हैं DN झा। कौन बताते हैं? DN झा। उन्होंने कहा था कि मौर्य साम्राज्य का पतन निर्बल तथा अयोग्य उत्तराधिकारियों के कारण हुआ है। व्याख्या में देख लेते हैं दोस्तों, मौर्य प्रशासन का पतन, इसके बारे में क्या दिया डॉक्टर कौशाम्बी, DD कौशाम्बी ने क्या दिया? यह मार्क्सवादी इतिहासकार थे। इन्होंने मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण आर्थिक बताए हैं। DD कौशाम्बी ने क्या बताया है? आर्थिक। इसके बाद हरिप्रसाद शास्त्री, मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया को बताया है। और इसके बाद है मौर्य शासकों के प्रति शांतिवादी नीति की ओर चलना, हेमचंद चौधरी के द्वारा। प्रशासनिक शिथिलता
रोमिला थापर के अनुसार। प्रशासन का अत्यंत संकीर्णन मौर्य साम्राज्य का पतन का कारण बना। आर्य शर्मा के अनुसार मगध में कृषि तथा नगरों में नवीन प्रौद्योगिकी के कारण नवीन राज्यों का उद्भव हुआ, मौर्य साम्राज्य का पतन का प्रमुख कारण था। इसके बाद नेक्स्ट है, बिंदुसार की राजसभा में आने वाला सीरिया का राजदूत कौन सा था? तो सीरिया का राजदूत था डायमैक्स। कौन था? डायमैक्स। सीरिया का शासक एंटियोकस ने डायमैक्स नामक राजदूत को बिंदुसार की राजसभा में भेजा था। बिंदुसार ने एंटियोकस प्रथम से अंगूरी मदिरा, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक की मांग की थी। सीरिया के शासक ने दार्शनिक को छोड़कर शेष सभी वस्तुएं भिजवा दी थी। प्लिनी के अनुसार मिस्र के शासक टोलमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने डायोनिसियस नामक राजदूत मौर्य दरबार में भेजा था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस पुस्तक में मौर्य काल में पाटलिपुत्र के नगर परिषद की पांच पांच सदस्यों वाली 6 समितियों का उल्लेख किया गया है? कहाँ का बात है? पाटलिपुत्र का। और काल कौन सा? मौर्य काल। मौर्य काल में पाटलिपुत्र की नगर परिषद की पांच पांच सदस्यों वाली 6 समितियों का उल्लेख किस में किया गया है? वो थी इंडिका। कौन थी है? इंडिका, मेगिस्थनीज की। किसकी इंडिका दोस्तों? ये मेगिस्थनीज की इंडिका। इसमें 6 पंजे 30 सदस्य होते थे। इसके बाद नेक्स्ट है, ये 6 समितियों को देख लो आप। उद्योग निरीक्षण समिति, विदेशियों की देखरेख वाली समिति, जनमनोरंजन का रिकॉर्ड रखने वाली, व्यापार वाणिज्य की देखरेख वाली, विक्रय निरीक्षण वाली, बिक्री कर वसूली वाली समिति। तो 6 समितियाँ कौन कौन सी थी? उद्योग निरीक्षण, विदेशियों की देखरेख वाली, जन्म मरण रिकॉर्ड, व्यापार वाणिज्य, विक्रय निरीक्षण और बिक्री कर वसूली। इसके बाद नेक्स्ट है, बौद्ध एवं जैन ग्रंथों से पता चला है कि अशोक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र कुणाल गद्दी पर बैठा जो कि अंधा था। दूसरा है, अशोक का पुत्र जालोक कश्मीर का शासक था जो कि जैन मतायुनी था। तीसरा है, अशोक का पुत्र संप्रति जैन मतायुनाई था। इनमें कौन कौन सा सही है? एक तो पहला नंबर का वाला सही है इसमें। बौद्ध एवं जैन ग्रंथों के अनुसार अशोक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र गद्दी पर बैठा था कुणाल जो कि क्या था? अंधा। और तीसरा नंबर का सही है इसमें, अशोक का पुत्र संप्रति जैन मतायुनाई था। देखते हैं इसकी व्याख्या में। कल्हण की राजतरंगिणी के अनुसार कश्मीर में अशोक का उत्तराधिकारी बताया गया तथा शिव धर्म का अनुयायी था। इसके बाद नेक्स्ट है, मौर्य काल में पिंडकर क्या था? मौर्य काल में पिंडकर क्या था? यह था एक ग्राम में संग्रहित कर। क्या था? एक ग्राम में संग्रहित कर। मौर्य काल में पिंडकर संपूर्ण गांव का सामूहिक रूप से लगने वाला कर था। संपूर्ण गांव पे जो सामूहिक रूप से लगता था वो कौन सा कर था? पिंडकर कर। मौर्यकालीन अन्य महत्वपूर्ण कर भी देख लेते हैं। प्रणय कर। प्रणय कर यह आपातकालीन कर था। हिरण्य कर नगद के रूप में लिया जाता था। विष्टि एक बेगारी कर था। विष्टि क्या था? बेगारी कर। इसके बाद फरहीनक चराई कर था और वर्तनी सड़क पर लगने वाला कर था। इसके बाद 18 नंबर का क्वेश्चन है, मौर्यकालीन मूर्तिकला में किस स्थान से मूर्ति के नीचे गजेत में लिखा हुआ है? गजेत में देखना है मौर्यकालीन मूर्ति कला में। तो वो मूर्ति थी कालसी से हाथी की मूर्ति। कहाँ की? कालसी से हाथी की मूर्ति। मौर्यकालीन मूर्ति कला में धोली तथा कालसी से हाथी की मूर्ति मिली है। धोली और कालसी से क्या मिली है? हाथी की मूर्ति। कालसी की हाथी की मूर्ति के नीचे गजेत में लिखा है। कहाँ की मूर्ति? कालसी। मथुरा की परखम से यक्ष मणिभद्र की मूर्ति मिली है। मथुरा से परखम से यक्ष मणिभद्र की मूर्ति मिली है। बिहार के दीदारगंज से चामर ग्रहणी यश की प्रतिमा मिली है। पटना के लोहानीपुर से 2 जैन तीर्थंकरों की मूर्ति भी मिली है। इसके बाद नेक्स्ट है, तक्षशिला के शक राज्य का संस्थापक कौन था? वो थे मेवुस। कौन थे? मेवुस। तक्षशिला के शक राज्य का संस्थापक मेवुस था। मथुरा से शक राज्य का संस्थापक राजुल था। कौन था? राजुल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पर अजातशत्रु भगवतो बंदते उत्कीर्ण है? अजातशत्रु भगवतो बंदते उत्कीर्ण है, वो है भरूच के स्तूप पे। किस पे? भरूच के स्तूप पे। इसकी खोज 1873 में कनिंघम महोदय के द्वारा की गई थी। इस स्तूप का निर्माण पक्की ईंटों से हुआ है। इसकी नींव पत्थर की बनी हुई है। इसकी पाषाण वेदिका का निर्माण शुंग काल में हुआ था। कौन से काल में? शुंग काल में। अजातशत्रु को भगवान बुद्ध की वंदना करते हुए यहाँ दिखाया गया है। अलसुम्बा, मित्रकेशी, सुभद्रा, सुदर्शन नामक 4 अप्सराओं के नाम इसमें उत्कीर्ण मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाण शासक देवपुत्र के अतिरिक्त शाही तथा शाहानवशाही की उपाधि धारण करते थे।
कुषाण शासक देवपुत्र के अतिरिक्त कौन सी उपाधि, एक तो शाही और एक शाहानुशाही की उपाधि धारण करते थे। इस मत की पुष्टि किस अभिलेख से होती है? वो होती है समुद्रगुप्त के प्रयाग स्तंभ लेख से। कैसे? समुद्रगुप्त के प्रयाग स्तंभ लेख से। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार कुषाण शासक शाही तथा शाहानुशाही की उपाधि भी धारण करते थे। देवपुत्र की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कनिष्क था। कनिष्क ने किसकी उपाधि धारण की थी? देवपुत्र की। देवव्रत की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक देवव्रत की उपाधि धारण करने वाला शासक था गोंडोफर्नीज। कौन था? गोंडोफर्नीज। बेरीगाजा, बहुत पूछा जाने वाला प्रश्न है दोस्तों। बेरीगाजा कौन सा? बेरीगाजा। बेरीगाजा प्राचीन भारत के कौन से बंदरगाह का नाम था? आपका सही जवाब होगा भरूच। भरूच भारत के पश्चिम तट पर स्थित मौर्यकालीन महत्वपूर्ण बंदरगाह था। इसका यूनानी नाम बारूगाजा नाम भी मिलता है। टॉलमी इसे पश्चिम भारत की सर्वप्रमुख मंडी कहा है। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्न में से किसके सिक्कों पर उमा का अंकन है? तो वो है हुविश्क। कौन है? हुविश्क। हुविश्क के सिक्कों पर किसका? हुविश्क के सिक्कों पर हुविश्क के सिक्कों पर त्रिमुख शिव के साथ शृंग धारण किए उमा का अंकन मिलता है। किसका? उमा का। हुविश्क ने चतुर्भुज विष्णु अंकित सिक्के जारी किए थे तथा उनकी मुद्राओं पर वासुदेव संकृष्ण भी अंकन मिलता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक ने बिना बेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था? वो थे रुद्रदामन। कौन था? रुद्रदामन। शक शासक रुद्रदामन ने जनता पर बिना कोई कर लगाए अपने व्यक्तिगत कोष से सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। और सुदर्शन झील से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। सुदर्शन झील चंद्रगुप्त मौर्य के काल में सौराष्ट्र के गवर्नर पुष्यगुप्त वेश्य ने बनाई थी। किसने बनवाई थी? पुष्यगुप्त वेश्य ने। कहाँ का गवर्नर था? सौराष्ट्र का। किसका काल था? चंद्रगुप्त मौर्य का काल। अगली बात है, अशोक के काल में तुषास्प ने इसकी मरम्मत कराई। अशोक के काल में किसने मरम्मत कराई? तुषास्प ने। रुद्रदामन के काल में सुविशाक ने। रुद्रदामन के काल में सुविशाक ने। और स्कंदगुप्त के काल में चक्रपालित ने मरम्मत करवाई। चंद्रगुप्त मौर्य के सामने पुष्यगुप्त वेश्य, अशोक के तुषास्प, रुद्रदामन के सुविशाक और स्कंदगुप्त के चक्रपालित ने इसकी मरम्मत करवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस ग्रंथ में पुष्यमित्र की ओर से परोक्ष रूप से संकेत करते हुए उसे कलयुग में चिरकाल से परित्यक्त अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करने वाला ओदभिदज अचानक उठने वाला सेनानी और कश्यप गोत्रीय ब्राह्मण कहा है? वो है हरिवंश पुराण। पुष्यमित्र शुंग को सेनानी, सर्ववृत्तांत का संकृषण, ओदभिज तथा 2 अश्वमेध कराने वाला कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन शासकों के संबंध में कौन सा कथन असत्य कथन बताना है अपन को? सातवाहन वंश के बारे में। तो सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था। बिल्कुल सही। मत्स्य पुराण में सातवाहन राजाओं की कुल संख्या 30 बताई है। बिल्कुल सही। वायु पुराण में सातवाहन राजाओं की संख्या 17 बताई, ये भी सही है। तो मत्स्य पुराण में तो 30 है और वायु पुराण में 17 है। और इसका संस्थापक कौन था? सिमुक। सातवाहन शासकों ने हाल ने गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना की। बिल्कुल, बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है ये तो गाथा सप्तशती वाला। तो वशिष्ठ पुलवामा को शहदरात वंश का उन्मूलन करने वाला कहा गया है। ये तो गलत है। व्याख्या देखते हैं इसकी। गौतम पुत्र शातकर्णी ने शहरात नामक नहपान को पराजित किया था। जुगलथम्बी से शहरात शासक नहपान के सिक्कों का ढेर मिलता है। यह सिक्के गौतम पुत्र शातकर्णी द्वारा अंकित करवाए गए थे। अगला क्वेश्चन है, किस सातवाहन शासक के सिक्कों पर 2 पतवारों वाले जहाज का अंकन मिलता है? वो थे वशिष्ठपुत्र पुलवामी। वशिष्ठपुत्र पुलवामी क्या मिलते हैं? 2 पतवारों वाले जहाज। व्याख्या में देखते हैं, वशिष्ठ पुलवामी को दक्षिणापथेश्वर कहा गया है। इस काल में अमरावती स्तूप का संवर्धन भी हुआ था। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख, किसका अभिलेख है? रुद्रदामन का। कौन सा? जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार रुद्रदामन से 2 बार पराजित हुआ था। कोरोमंडल से प्राप्त पूर्णिमा के सिक्कों पर 2 पतवार वाले जहाज मिले हैं। कहाँ से प्राप्त हुए? कोरोमंडल से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अशोक के 13वें शिलालेख में 5 यवन राजाओं का उल्लेख मिलता है। कितने राजाओं के? 5। अशोक का कौन सा शिलालेख? 13वां। यवन राजा की संख्या कितनी है? 5। निम्नलिखित कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? अंत्योक सीरिया का एंटियोकस, बिल्कुल सही। अलेक्सेंद्रम एफिरस का अलेक्जेंडर, बिल्कुल सही है। अंतिकेस मेसोडोपिया का एंटिगोनस, ये भी सही है, लेकिन चौथा वाला गलत है। इसको व्याख्या में देखना दोस्तों। मकसिरन का शासक था ये और मिस्र का तुर्मई था। अर्थशास्त्रों में गुप्तचर को
गूढ़ पुरुष कहा गया है, जिनकी संख्या 2 थी। संस्था गुप्तचर, एक स्थान पर रहने वाले गुप्तचर, और संचारक गुप्तचर थे, भ्रमण करने वाले गुप्तचर। तो कितने प्रकार के थे? 2 प्रकार के। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र में 2 प्रकार के गुप्तचर थे। गूढ़ पुरुष कहा जाता था इनको। संस्था वाले थे एक स्थान पर रहने वाले, और संचारक थे भ्रमण करने वाले गुप्तचर। लेकिन निम्नलिखित में से कौन से गुप्तचर में कौन शामिल नहीं था? कापाटिक विद्यार्थी के वेश में, सही है। उदासित सन्यासी के वेश में, सही है। गृहपति गरीब किसान, ये सही है। और पारिवारिका स्त्री के वेश में, यही गलत है दोस्तों इसका। तो कापाटिक विद्यार्थी के वेश में, उदासी सन्यासी के वेश में, गृहपति गरीब किसान के वेश में, वैदेहिक गरीब व्यापारी के रूप में, और तापस थे जटधारी के रूप में। जबकि संचार जो गुप्तचर थे वो थे क्षत्रिय, विभिन्न विधाओं में दक्ष जासूस। क्षत्रिय कौन थे? विभिन्न विधाओं में दक्ष जासूस, तीक्ष्ण धन के लिए मरने की भी परवाह नहीं करने वाले गुप्तचर। और शरद या भयत कुरु होते थे परिवारजिका सन्यासी वेश में। परिवारजिका थी इसमें सन्यासी वेश में। परिवारजिका किस वेश में थी? सन्यासी वेश में। ऋग्वेद काल में प्रमुख राजकीय पदाधिकारी कौन था? वो था पुरोहित। पुरोहित यह राजा का पद प्रदर्शक होता था, युद्ध में राजा की विजय की कामना करने करता था। स्पष्ट होते थे गुप्तचर, और बृहस्पति थे चारागाह का प्रमुख।